हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। बहुत से बच्चे जब इनिशियल लेवल पे होते हैं मींस 9 10 11 में तो कंफ्यूज होते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। देखो, अभी तक आपने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और आई होप कि अगर आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किया है तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके फंक्शन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर? तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल की बाउंड्री है। कोई भी सेल की बाउंड्री है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है, मतलब दैट लिक्विड और द ऑर्गेनेल्स एंड द न्यूक्लियस, कुछ भी जो कुछ भी इसके अंदर मतलब सराउंडेड जो भी इसके अंदर भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज द एक्वस ट्रांसपेरेंट ग्राउंड सब्सटेंस विच इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये वो फ्लूइड है सेल के अंदर। मतलब हम सेल को कहते हैं ना कि सेल एक लिविंग थिंग है। एक सिंगल सेल जो होती है वो कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, कुछ रिएक्शंस उसके अंदर हो रही है। तो वो सारी रिएक्शंस या वो मेटाबॉलिक पाथवेज जो कुछ भी हो रहा है वो एक्चुअली कहाँ हो रहा है? वो इस प्रोटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है। तो इस को हम इस फ्लूइड को, जो भी यहाँ पर बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी रिएक्शंस जो भी एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया है। और फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा? हक्सले ने। ठीक है। व्हाट डज इट मीन? कि भाई सेल के अंदर अगर ये लिविंग जो लिक्विड है अगर ये ना हो तो सेल डेड है, सेल कोई फंक्शन कर नहीं पाएगी, सेल मतलब यूजलेस हो जाएगी। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, लाइफ माने लिविंग थिंग का जो आधार है वो क्या है? दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। ये किसने कहा? हक्सले ने कहा। फिर इसको सारकोड कहा गया। सारकोड का मतलब क्या होता है? सारकोड का मतलब होता है लिविंग फ्लूइड। मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज लिविंग, वो अपने आप रिएक्शंस करवा रहा है, तो उसको सारकोड कहा। और सारकोड टर्म किसने दिया था? ये दिया था डुजार्डिन ने। ये इंपॉर्टेंट है सारे नाम, पहले भी मैंने बताए हुए हैं, आज जस्ट रिपीट कर रही हूँ। ठीक है। उसके बाद आती है बारी टर्म प्रोटोप्लाज्म की। किसने दी? टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया परकिंजे ने। ठीक है। हु गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म? परकिंजे। दिस इज आर। ठीक है। तो ये तो 3 साइंटिस्ट के नाम हो गए जो प्रोटोप्लाज्म से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो अब समझ में आया कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्रीज के अंदर सेल में जो कुछ भी है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब पहले प्रोटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम बताएंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहली चीज, ये अलाइव है, ये लिविंग होता है। और ये बात कैसे सिद्ध हो रही है? कैसे आप प्रूफ करेंगे इसको कि ये लिविंग है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड अलाइव? बिकॉज इट इज कैपेबल of performing various living processes like कौन सी प्रोसेसेस की हम बात कर रहे हैं? लाइक आपके सेल डिवीजन हो गया। ठीक है। वो भी कहाँ इनिशिएट होता है? आपके प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है। एंड मेटाबॉलिज्म में आपकी दोनों तरीके की रिएक्शन आती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग और एनर्जी रिलीजिंग। दोनों रिएक्शंस कहाँ हो रही हैं? प्रोटोप्लाज्म में हो रही हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि सारी लिविंग प्रोसेसेस हो रही हैं इसके अंदर, इसको हम कहते हैं हेंस इट इज regarded
as physical basis of life। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको प्रोटोप्लाज्म क्या है। अब इसकी कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो कॉम्पोजिशन यहाँ पे एक्चुअली मैंने केमिकल फिजिकल दोनों मिक्स किए हैं यहाँ पे। जस्ट एक ओवरव्यू आप ले लीजिए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या है इसका कॉम्पोजिशन? ऑप्टिकली होमोजीनस है। ऑप्टिकली मतलब जब देखेंगे आप इसको इन द माइक्रोस्कोप तो आपको ये होमोजीनस दिखाई देगा। कलरलेस है, जेली लाइक है। जेली लाइक जिसको हम सेमी विस्कस भी कह सकते हैं, बहुत थिक तो नहीं है बट सेमी विस्कस है। ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट हो सकता है या ट्रांसपेरेंट हो सकता है, इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। क्लियर? इसकी अपीयरेंस कैसी है? ग्रैन्युलर है, जिसमें बहुत सारी वैक्यूल्स होती हैं अंदर। ठीक है, और ये अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देता है। कैसे एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकते हैं? लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, या कोई केमिकल है इसकी सराउंडिंग में, सेल की सराउंडिंग में, टेम्परेचर राइज हो रहा है या कम हो रहा है, बहुत सारे सिग्नल्स हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स शो करता है। केमिकली अगर हम बात करें तो 80 to 90% ये वाटर से बना हुआ है। मतलब इसका अगर टोटल 100% काउंट करें तो 80 to 90% क्या है इसमें? सिर्फ वाटर। और जो रिमेनिंग 10 to 20% है उसमें आपके अदर केमिकल्स और सब्सटेंसेस सब कुछ आता है उसमें। मतलब आपके प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, व्हाटएवर। तो वो सारी परसेंटेज यहाँ मैंने लिखी हुई है, जस्ट लर्न इट। सबसे ज्यादा मिलती है प्रोटीन्स। हमारा सेल का 45%, जो 10 to 20% बचा हिस्सा है उसमें से 45% तो प्रोटीन होता है। ठीक है, बाकी कार्बोहाइड्रेट, फैट और अदर सब्सटेंसेस होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फिर इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन ऑब्वियसली, एंड इट में एग्जिस्ट इन टू फॉर्म इनसाइड द सेल। मतलब ये एक सेल है, तो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जो आपका मेम्ब्रेन के पास का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, लाइक यहाँ पर जो होता है बाउंड्री पे, ये थोड़ा जेल फॉर्म में होता है, थिक होता है। जबकि अंदर जो ये होता है साइटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेंटर में, ये थोड़ा थिन होता है। तो ये जो जिसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और ये वाला एंडोप्लाज्म। ठीक है, तो ये टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक तो सॉल्व फॉर्म और एक जेल फॉर्म। ठीक है, सॉल्व फॉर्म जो होती है वो लिक्विड स्टेट होती है जो सेंटर में है, और जेल फॉर्म क्या है? जेली लाइक होती है, जेली लाइक एट बाउंड्री। और बिकॉज ऑफ दिस के ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये साइक्लोसिस या सेल के जो सिंगल सेल के जो मूवमेंट होते हैं लाइक अमीबा और पैरामीशियम, तो वहां पर ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सूडोपोडिया के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ये बिकॉज ऑफ दिस सॉल एंड जेल फॉर्म। ठीक है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। क्लियर? तो ये हो गई प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो अब इंडिविजुअली हम बात कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल्स के। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनिली प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, वहां पर सिर्फ क्या मिलता है? राइबोसोम मिलता है, इंक्लूजन्स मिलते हैं। ठीक है, तो वहां जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मेम्ब्रेन से बाउंड जो भी मटेरियल है सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट। व्हाट कैन आई राइट? इट इज ऑल्सो referred as materials contained inside the cell membrane और इसको मैं कह सकती हूं प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म।
प्लाज्म। अब आप कहोगे आपने प्रोटोप्लाज्म को ही साइटोप्लाज्म कह दिया, ऐसा क्यों? आप तो फिर से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो पहले आप यूकैरियोटिक का सुन लो, उसके बाद हम देखेंगे कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है। यूकैरियोटिक सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको क्लासिफिकेशन किया गया है दो पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि किसी भी यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, बीच में एक न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस। तो दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो अब इस सेल में आप देखो ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर जो कुछ भी फील्ड है, ठीक है, इसको इन्होंने कहा साइटोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी है फील्ड, उसको हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? तो यूकैरियोट्स में जो प्रोटोप्लाज्म था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, आप यहां देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो कुछ भी है, फ्लूइड, ऑर्गेनेलीज, इंक्लूजन्स, वैक्यूल्स, व्हाटएवर इट इज, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड जो कुछ भी है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो क्लासिफिकेशन है ये दिया था, दिस क्लासिफिकेशन was given by Strasburger in 1882। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोप्लाज्म का जो क्लासिफिकेशन है इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, वो स्ट्रॉसबर्गर ने दिया था और उन्होंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। नाउ अब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म एंड व्हाट इज साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो कुछ भी है अंदर, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर हम उसमें से न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दें तो जो कुछ बचा उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इसके बारे में पहले बता दूं। इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि आपका प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ था, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, एंड कंटेन फ्लूइड प्लस क्या होते हैं यहाँ पर, क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन के बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ये हमारी डिस्कशन का पार्ट नहीं है अभी, इसको मैं यहीं पर छोड़ रही हूँ। ठीक है, हम फोकस करते हैं साइटोप्लाज्म पे। तो साइटोप्लाज्म क्या है? अब साइटोप्लाज्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का हिस्सा है जिसमें बहुत कुछ है। इसको हम कैटेगराइज कर देंगे। कैटेगराइज कैसे करेंगे? हम इसको तीन पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। पहला वाला जो है उसको हम कहते हैं, दैट इज साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? साइटोसोल द बेस मटेरियल, मतलब बेस लिक्विड, जिसमें सारे ऑर्गेनेलीज या इंक्लूजन्स या वैक्यूल्स एम्बेडेड हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सॉल। तो सॉल को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? सेमी फ्लूइड, जेली लाइक, ट्रांसपेरेंट, ग्राउंड सब्सटेंस। जिसमें सब कुछ एम्बेडेड है। ठीक है, दूसरा है यहां पर सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज जो कि हमारे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट थे, वहां पे सिर्फ राइबोसोम मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेलीज कहां पर मिलेंगे? साइटोसोल में मिलेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज आर द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज? सेल ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, membrane bound
structure that perform some specific function. ठीक है, तो साइटोसोल क्या है? लिक्विड मटेरियल, बेस मटेरियल जिसमें सेल ऑर्गेनेल एम्बेडेड है एंड बोथ ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. नाउ द थर्ड वन इज, इसमें आते हैं आपके इंक्लूजन्स. ठीक है, जैसे मैंने बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म की बात की थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर इंक्लूजन्स की मैं बात कर रही हूँ. इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, रुको, लाइक यहाँ पर ले आते हैं. ठीक है, तो अगर सेल इंक्लूजन्स की मैं बात करूं तो ये जो इंक्लूजन्स है वो दो तरीके के हैं. इंक्लूजन्स में आपका है पहला तो एक तो है फूड रिजर्व. फूड रिजर्व जिसमें आपका आ जाएगा लाइक ग्लाइकोजन, ठीक है, स्टार्च, फैट, प्रोटीन्स है, और ये सब जो है ना ये अकर इन कोलाइडल स्टेट. व्हाट इज कोलाइडल स्टेट? सॉल्यूशंस जो होते हैं, अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो तीन तरीके के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन. ट्रू सॉल्यूशंस जैसे कि आप नेकेड आई से देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा, बट उसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं. जब हम हीट अप करें तो वो क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाती है कुछ. कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं, इसमें जो सोल्यूट होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, वो ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में थोड़ा बड़े होते हैं, मगर इतने बड़े नहीं होते कि हम उन्हें नेकेड आई से विजिबल कर सके. लाइक मिल्क है, मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है, वो भी जब दूध को हम पनीर बनाते हैं तो दूध को फाड़ना पड़ता है, तो कैसे उसके थक्के से उन्हें क्लॉटिंग होती है ना मिल्क की, हमें विजिबल हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, बट जब सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो हमें विजिबल नहीं होते. तो कोलाइडल स्टेट में है ये सारी चीजें जो ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा बड़े हैं, बट सस्पेंशन जैसे पानी में मिट्टी घोल दे तो मिट्टी हमें दिख रही है, तो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच की जो स्टेट है वो है कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है, और क्या इसमें होता है? इसमें होते हैं सेकेंड इज, इसमें मिलेंगे आपको आयंस. ठीक है, और मिलेंगे बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि बायोसिंथेसिस भी हो रही है, प्रोटीन्स भी बन रहे हैं, फैट की भी फॉर्मेशन हो रही है, सेल के अंदर ही होती है. तो बायोमोलिक्यूल्स चाहिए. बायोमोलिक्यूल्स दैट इज शुगर चाहिए आपको कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए, अमीनो एसिड्स चाहिए प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, तो वो भी यहाँ पर डिसॉल्व फॉर्म में मिलेगा. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए. ठीक है, इसके साथ ही साथ टीआरएनएज है यहाँ पे. ठीक है, एंजाइम है, विटामिन्स हैं. ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं ये मिलते हैं आपको, ये मिलते हैं अकर इन ट्रू सॉल्यूशन. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन, ये कि इस पे कुछ सब्सटेंस तो कोलाइडल स्टेट में मिल रहे हैं, कुछ सब्सटेंस ट्रू सॉल्यूशंस की फॉर्म में मिल रहे हैं जिनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है. तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है बेसिकली, यहाँ पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में सीधे सीधे पूछ लेंगे आपसे. बिकॉज ऑफ दिस कोलाइडल स्टेट एंड ट्रू सॉल्यूशंस, इन दोनों की वजह से हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म इज crystallocolloidal system with water as solvent or dispersion medium. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कैसा सिस्टम है? दिस इज इंपॉर्टेंट, क्रिस्टलोकोलाइडल सिस्टम. अगेन एक क्वेश्चन है नीट का. ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया प्रोटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है. तो बात कर रही थी मैं प्रोकैरियोट्स में कि प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो हम डिवीजन कैसे करेंगे? तो हम ये
प्रोकैरियोटिक सेल के लिए एक मिसनॉमर है, आप ऐसा समझो कि वहां पर हम उसको प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं या प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, बोथ ऑफ दीज आर सेम थिंग्स। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। अब दो चीजें हैं आपके, हाँ पहले तो रोल पढ़ लेते हैं साइटोप्लाज्म के। अगेन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? फर्स्ट वन इज सीट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मतलब बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस हो रही हैं, मतलब फॉर्मेशन। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस माने प्रोड्यूस करना, बायो माने बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, लाइक दीज आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। तो इनकी सिंथेसिस जब होती है तो उसको कहते हैं बायोसिंथेसिस। तो बायोसिंथेसिस किसकी हो रही है? फैटी एसिड्स की हो रही है, सैकेराइड्स की हो रही है, न्यूक्लियोटाइड्स की, प्रोटीन्स की। कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस, अगर एस्पिरेशन आपने पढ़ा है तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके बाद क्या है कि साइटोप्लाज्म जो है वो रॉ मटेरियल का स्टोर हाउस है। रॉ मटेरियल के साथ साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट का भी स्टोर हाउस होता है। यहाँ पर वेस्ट भी इकट्ठा होता है और बाद में इस सेल से एक्सक्लूड किया जाता है बाद, ठीक है। मीनवाइल तो वही इकट्ठा होगा ना। न्यूट्रिएंट्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, मेटाबोलाइट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है और एंजाइम्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द सेल्स, जैसा जहां जिसकी जरूरत है। मटेरियल का एक्सचेंज करवाता है। सेल के अंदर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, या साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज और साइटोसॉल के बीच में, नॉट साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म और उसके सेल के एनवायरनमेंट के बीच में कुछ एक्सचेंज चल रहा है। तो वो सारी चीजें कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म से होके ही हो रही है, ठीक है। तो दीज आर द सम बेसिक फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म जो कि ये रोल प्ले करता है। आई होप इसमें कोई ना समझ में आने वाली बात नहीं है, जस्ट रीड इट एंड गो विद इट। अब कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे। एक तो हो गई प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, जिसकी हम शुरू से ही बात कर रहे थे कि हम इन दोनों को कैसे कोरिलेट करें। तो फॉर यूकैरियोटिक सेल वी कैन कोरिलेट इट। फॉर यूकैरियोटिक सेल हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या रिलेशनशिप है। और हम क्या लिखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। सिर्फ ये एक इक्वेशन अगर आपको समझ में आती है तो अब कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, इसको समझ लो। प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का कॉम्बिनेशन है। अगर प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियोप्लाज्म को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ साइटोप्लाज्म। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में हम प्रोटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म के इक्वल मानते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फॉर प्रोकैरियोटिक सेल nucleoplasm is absent, hence what can I write? मैं लिखूंगी जैसे आप मैथमेटिक्स में इक्वेशन लिखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। बट न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? 0, तो साइटोप्लाज्म ये एब्सेंट है, इसको 0 कर दिया, ये एब्सेंट है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म किसके बराबर हो गया? साइटोप्लाज्म के। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली प्रोकैरियोट्स में ये मिसनॉमर है कि प्रोटोप्लाज्म को ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं या साइटोप्लाज्म को ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, बट इट इज ट्रू ओनली फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल, वी कांट से इट फॉर यूकैरियोटिक सेल। तो ये कंफ्यूजन मैंने दूर करने की कोशिश की और आई होप कि सबको बहुत समझ में आ गया होगा। जितना इजी मैं कर सकती थी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। दूसरा जो कंफ्यूजन है प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट के बीच में, ये भी मिलती जुलती टर्म है। तो प्रोटोप्लाज्म तो समझ में आ गया। प्रोटोप्लाज्म क्या है? अभी फिर से लिख देते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है? इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट, देखो प्रोटोप्लाज्म जो है वो मिलेगा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, दोनों में मिलेगा। लेकिन प्रोटोप्लास्ट मिलेगा सिर्फ ओनली इन प्लांट
सेल मिलता है प्रोटोप्लास्ट। प्लांट सेल की अगर मैं बात करूं तो एक सेल है जिसके चारों तरफ एक थिक लेयर होती है सेल वॉल की, ये सेल वॉल है बाहर, ठीक है, अंदर न्यूक्लियस बना देते हैं, प्लांट सेल है ये, जस्ट इमेजिन इट्स अ प्लांट सेल। तो इस प्लांट सेल में से अगर मैं, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, यहां से अगर मैं सेल वॉल को रिमूव कर दूं तो जो बचा हुआ हिस्सा है सेल का, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो मैं अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, प्रोटोप्लास्ट इज इक्वल टू सॉरी wait a minute, I will write it plant cell minus cell wall, क्योंकि प्लांट सेल का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इन सभी सेल्स में सेल वॉल मिलती है, एनिमल सेल में नहीं मिलती है। तो प्लांट सेल में से अगर मैं सेल वॉल को हटा दूं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और रिमेनिंग जितना भी पोर्शन है अंदर का वो सब बचा हुआ, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट वर्ड जो है वो बेसिकली प्लांट सेल के रेफरेंस में यूज होता है, एनिमल सेल के रेफरेंस में यूज नहीं होता है। तो आई होप कि अब ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है ना, साइटोसॉल क्या है, क्लियर। और हम प्रोकैरियोटिक सेल में उसको प्रोटोप्लाज्म को ही साइटोप्लाज्म क्यों कह रहे हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया विद द इक्वेशन, अगर आपको समझ आ गई है तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटोप्लाज्म वर्सेस साइटोप्लाज्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे अब यूकैरियोटिक सेल्स की ऑर्गेनेलीज की, और उसमें मैं स्टार्ट करूंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय एंड थैंक यू।